नमस्कार दोस्तों, मैं किसले सर आज आपके लिए कुछ शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके डीएलएड एग्ज़ाम में पिछले वर्ष पूछा गया था। तो उन प्रश्नों का आपको काफ़ी शानदार विश्लेषण के साथ सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको वो प्रश्न बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो आप जानते हैं या जो मैं जानता हूं। मैं आपको वो बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आता है और जो पूछा गया है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रश्न आपके सामने में है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है 15 मई को। कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सर्वप्रथम किस के द्वारा मनाया गया था, किस संस्था के द्वारा मनाया गया था? तो आपको पता है यूएनओ, इसी को हिंदी में फुल फॉर्म इसी को कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था परिवार दिवस। कारण क्या था परिवार दिवस मनाने का? दोस्तों, हम लोग परिवार के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, महत्व को समझने के लिए क्या मनाया जाता है? परिवार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। और 8 मार्च को पूछेगा क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। हम चाहते तो 8 अगस्त को भी बता देते, लेकिन क्या फ़ायदा, जो नहीं पूछा गया है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। जो संभवतः आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में मैं वही बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाता है। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाता है, कहाँ बनता है? तो आपको बता देना है कि चित्तरंजन में। कहाँ बनता है? चित्तरंजन में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर चित्तरंजन बात करें कहाँ पड़ता है, यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल आसनसोल, हाँ, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। और बिहार में दोस्तों एक जगह और बनता है, आपको याद रखना है। बिहार में मरहोरा, बिहार में सारण जिला के, बिहार में एक जिला पड़ता है सारण। सारण जिला में एक दोस्तों एक जगह है मरहोरा। मरहोरा, क्या नाम है? मरहोरा। और यहाँ पर दोस्तों क्या बनता है? रेलवे का इंजन बनता है। तो पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में और बिहार के सारण जिला के मरहोरा में, दोनों जगह बनता है। तो फिलहाल यहाँ पर चित्तरंजन दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। कहाँ है? जबलपुर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कोलकाता, कोलकाता के बारे में अगर पूछा जाए कि कोलकाता जो है किस रेलवे का मुख्यालय है, तो आपको बताना है पूर्वी रेलवे। क्या बताना है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों अगर पूछ देगा कहाँ है, तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। अच्छा, हाजीपुर में पूछेगा तो दोस्तों बिहार में एकमात्र रेलवे का जोन है, रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी मध्य रेलवे। क्या कहते हैं? पूर्वी मध्य रेलवे। तो पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे। और भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में आपको याद रखना है पूर्वी तट रेलवे। भुवनेश्वर में कौन है? पूर्वी तट रेलवे। तो इस प्रकार टोटल अगर जोन पूछा जाएगा कि भारत में रेलवे का जोन अभी तक कितना है, तो टोटल पहले 17 था, अब 18 जोन है। कितना है? अब 18 जोन है। इसी प्रकार बांटा गया है। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा था पश्चिम रेलवे, तो पश्चिम रेलवे कहाँ भैया? जबलपुर है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको जो है पूर्वी मध्य रेलवे के बारे में याद रखना है। आप बिहार से हैं तो बिहार का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो ये वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? मानचित्र पर बनाई गई वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र के ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है वो क्या कहलाती है? दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। और समोच्च रेखा को ही दोस्तों हम लोग, समोच्च रेखा को ही हम अगला नाम देते हैं कंटूर रेखा। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंटूर रेखा कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? कंटूर दिख रहा है कि समोच्च दिख रहा है? तो हमको समोच्च तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसका नाम पूछ लिया कंटूर रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है?
उकाई परियोजना, मोस्ट 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 VVI, अभी तक ना जाने कितना मैंने प्रैक्टिस शीट लगाया, उनमें ये सब प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बना। तो आपको बताना है कि ताप्ती नदी पर। और ताप्ती नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। कहाँ बहती है? गुजरात में। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, झेलम नदी पर पूछेगा कि कौन सी परियोजना है, तो आपको बताना है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कभी पूछ ले कि किस नदी पर बना है, तो आपको क्या बताना है? झेलम नदी बताना है। और रावी नदी पर पूछेगा कि कौन सा बांध है रावी नदी पर, रावी नदी पर, तो आपको बता रंजीत सागर बांध। कौन सा बांध है? रंजीत सागर बांध पूछेगा कहाँ है, तो रावी नदी पर है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और सतलज नदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो भाखड़ा नागला बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागला बांध भी पूछेगा कहाँ है, तो ये सतलज नदी पर है। आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या था? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है? ताप्ती नदी से है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। ऐसा कौन सा नहर है इन चारों में जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है? उस नहर को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्वेज नहर। क्या कहते हैं? स्वेज नहर कहते हैं। और स्वेज नहर के बारे में अगर मैं कहूँ, इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा किस देश ने किया था, तो मिस्र ने किया था। कौन किया था? मिस्र ने किया था। और स्वेज नहर का निर्माण दोस्तों पूछेगा कि कब हुआ, तो 1869 में। कब हुआ था? 1869 में इनका निर्माण हुआ। आपको ये बात याद रखना है। और यहीं पे दोस्तों एक नहर और है, पनामा नहर। कौन है? पनामा नहर। पनामा नहर पूछेगा कि किन दो महासागर को जोड़ता है, तब आपको बता देना है पनामा नहर दोस्तों प्रशांत महासागर को याद रखना है कि पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला नहर कौन सा है, तो पनामा नहर आपको बताना है। क्या बताना है? पनामा नहर आपको बता देना है। और इनका निर्माण अगर पूछ ले कि पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो दोस्तों पनामा नहर का निर्माण आपको याद रखना है 14 अगस्त 1914। क्या याद रखना है? 14 अगस्त 1914। तो 14 अगस्त 1914 को इनका निर्माण हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया, इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, उन पर आप क्लिक कीजिए, पहुँच जाइएगा डायरेक्ट PDF तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पूछा है कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो हम लोग चलिए पहले यहाँ दिया है बोध गया। तो बोध गया का भगवान बुद्ध से क्या संबंध है? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये उपदेश से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन कहाँ पूछेगा कहाँ है, तो दोस्तों लुम्बिनी वन नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। यहीं पर 563 BC में भगवान बुद्ध का क्या हो गया था? जन्म हो गया था। आपको ये बात याद रखना है। और कुशीनगर में याद रखना है कि भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, और 483 BC में। और इस मृत्यु पूछेगा कब हुआ था, तो 483 BC में कुशीनगर, या इसी को कुशीनारा कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश पूछे कहाँ दिया था? सारनाथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपदेश यही सारनाथ पर दिया था। आपको ये बात याद रखना है। सारनाथ। और सारनाथ का पुराना नाम पूछेगा, आपको बताना है मृगदाव। क्या बताना है? मृगदाव। और मृगदाव से भी पुराना नाम पूछेगा क्या है, तो आपको याद रखना है ऋषिपत्तन। क्या है? ऋषिपत्तन। तो सारनाथ तो अब हुआ है, पहले मृगदाव, ऋषिपत्तन, तब सारनाथ। तो कितना पुराना नाम हो गया, तो आपको ये बात याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग WHO, इसी को हम लोग, इसका फुल फॉर्म W से वर्ल्ड, S से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन।
का मुख्यालय पूछेगा कहाँ स्थित है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा वो जनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जनेवा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि जनेवा में किनका किनका मुख्यालय है, तो आपको याद रखना है कि जनेवा में WHO किसका है, WHO तो है ये है, और WTO का भी मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो जनेवा में है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, WTO को, W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसी को कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। आप लोग बताइए इसका स्थापना कब हुआ था, फटाफट आप लोग कमेंट में कर दीजिए। और काठमांडू में किसका है, काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय है। किसका है, SAARC, सार्क का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो काठमांडू में है। आपको ये बात याद रखना है। और न्यूयॉर्क में पूछेगा किसका किसका मुख्यालय है, दोस्तों न्यूयॉर्क में आपको याद रख लेना है कि न्यूयॉर्क में UNO, न्यूयॉर्क में किसका किसका मुख्यालय हो जाएगा, तो UNO का हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का हो जाएगा। और UNDP, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, तो UNO हो जाएगा। UNDP का भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनिसेफ का भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में टोटल 3 गो उधर याद रख लेना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था, जनेवा में। जनेवा में WTO और WHO दोनों का मुख्यालय याद रख लेना है। काठमांडू में पूछेगा किसका है, तो सार्क का है। सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एक प्रश्न से आपने कितना सारा क्वेश्चन को कर डाला। तो यही है पढ़ाई का ट्रिक। आप ऐसा पढ़िए कि आप प्रश्नों को रिलेट करना सीखिए, एक प्रश्न को दूसरे प्रश्नों से जोड़ना सीखिए, तभी आपका ऑटोमेटिक जीके जीएस बढ़िया हो पाएगा। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप भी कीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, एक दिन बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जब कम रहे तो आपको इसी प्रकार हर एक चीज़ से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों डिप्थीरिया जो रोग होता है वो गला से संबंधित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गला को यह प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, डिप्थीरिया रोग के लिए पूछेगा कि कौन सा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इस टेस्ट में IgG टेस्ट का संबंध पूछेगा किससे है, तो आपको बताना है डिप्थीरिया रोग से। इसी को हिंदी में दोस्तों डिप्थीरिया रोग को हम लोग कहते हैं गला घोटू रोग। क्या कहते हैं, गला घोटू रोग भी पूछेगा किसको कहते हैं, तो इसी डिप्थीरिया रोग को ही हम लोग कहते हैं गला घोटू रोग कहते हैं। अच्छा, यह पूछेगा किससे फैलता है, तो आपको बताना यह बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, यह बैक्टीरिया से फैलता है। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट होगा। और आगे हम लोग जानते हैं प्रेमचंद के बारे में। तो और भी मैं डिस्कशन के साथ बताता हूँ। प्रेमचंद का अगर बात किया जाए कुछ उपन्यास का नाम, तो आपको याद रख लेना है क्या सब, प्रेमचंद का गबन हो गया, गोदान हो गया, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रणभूमि, ये सब पूछेगा किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक, और इसका हो गया। अगर पूछे, अच्छा, फणीश्वर नाथ वेणु जी जो हमारे बगल के ही हैं, फणीश्वर नाथ वेणु जी, इनका आपको 2 गो प्रसिद्ध उपन्यास याद रखिएगा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मैला आंचल, ये हमारे अररिया जिला के ही है, मैला आंचल। और पलटू बाबू रोड, तो ये दोनों उपन्यास पूछेगा किसका है, तो ये दोनों फणीश्वर नाथ वेणु जी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है।
तो धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। लेकिन अब दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो गया है, आंसर गलत हो गया है। अब यहाँ से धारा 370 हट गया है। तो अब यहाँ से जम्मू कश्मीर को अब एक राज्य को दर्जा दिया गया है, ना कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो उस वक्त तक ये प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन अभी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो भारतीय संविधान में मूल सूची की संख्या पूछे कितना है? तो दोस्तों मूल सूची की संख्या कितना था? 8 था। अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में मूल वर्तमान में अनुसूची पूछेगा कितना है, तो अभी 4 गो और बढ़ गया है। तो अभी 8 4 12 गो अनुसूची है। टोटल कितना हो गया? टोटल 12 अनुसूची है। अच्छा, तो 7वीं अनुसूची का संबंध पूछेगा किससे है? दोस्तों 7वीं अनुसूची का संबंध है 7वीं अनुसूची का संबंध है 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची से है। और 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? भाषा से। 8वीं अनुसूची का संबंध पूछेगा किससे है? भाषा से है। किससे है? भाषा से है। और हमारे संविधान ने टोटल 22 प्रकार के भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा बताया है। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। मूल अनुसूची पूछे तो 8, 4 गो बढ़ गया है। तो वर्तमान में पूछेगा तो 12। जो 8वीं अनुसूची है क्या बताता है? भाषा के बारे में बताता है। और ये भाषा हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कितना है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा दिया गया है। आपको ये बात याद रखना है। 8वीं और 9वीं अनुसूची दोस्तों क्या बताता है? भूमि सुधार। मैं आपको बता देता हूँ 12 तक। 9वीं अनुसूची क्या बताता है? भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची का संबंध पूछे किससे है? तो 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, दल बदल से है। और 11वीं अनुसूची का संबंध पूछेगा किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं अनुसूची का संबंध पूछेगा किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था। अब 12वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम। किससे है? नगर निगम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछेगा किस गैस का होना अनिवार्य होता है? तब आपको बताना यही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो ये HP की है। ईटानगर किसका है? अरुणाचल का है। गंगटोक किसका है? ये सिक्किम का है। मणिपुर का कहाँ है? इम्फाल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो ये दिया गया है योजना आयोग को। किसको दिया गया है? योजना आयोग को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। 1 जनवरी 2015 में इसका नामकरण चेंज कर करके नीति आयोग रखा गया है। क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का योजना आयोग पूछेगा किसका परिवर्तित रूप है? तो आपको बताना नीति आयोग पूछेगा किसका परिवर्तित रूप है? तो आपको बताना है योजना आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थात इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। तो योजना आयोग को बदल करके अब क्या किया गया है? नीति आयोग में किया गया है। योजना आयोग ही अब नीति आयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? 2 क्षेत्रीय दलों को चुनाव करवाना। क्या कार्य होता है इनका? चुनाव करवाना होता है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर ये चुनाव करवाता है। और किस आर्टिकल के तहत निर्वाचन आयोग आता है? तो आर्टिकल 324 बताता है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। आपको ये बात याद रखना है।
अच्छा, वित्त आयोग का संबंध पूछेगा कि किस आर्टिकल के तहत है। तो वित्त आयोग का जो संबंध है दोस्तों, आर्टिकल 280 बताता है वित्त आयोग के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध जो है वह पोलो से है। किससे है? पोलो से है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोलो हो जाएगा। अच्छा, फुटबॉल। अब फुटबॉल के लिए कुछ मैं आपको ट्रॉफी बताता हूँ जो आपको याद रखना है। तो अच्छा, अगर आपसे पूछे कि संतोष ट्रॉफी, क्या पूछेगा? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपको क्या बताना है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी हो गया। फिर उसके बाद में नेहरू कप, डूरंड कप, नेहरू कप, और एक याद रखना है रोवर्स कप। ये सब पूछा गया है। रोवर्स कप, इस सब का संबंध पूछेगा किस खेल से है, तो ये सब फुटबॉल से है। आपको ये बात याद रखना है। और भी आपको बताना है। बैडमिंटन के लिए कुछ है। थॉमस कप का संबंध पूछेगा किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है थॉमस कप। और सूदी रमन कप, ये दोनों आपको याद रख लेना है कि ये दोनों का संबंध किस खेल से है, तो ये दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार कौन किया था? मार्कोनी ने। कौन किया था? मार्कोनी। याद रखना है। दो व्यक्ति था, दो पति पत्नी था। वो देख रहा था टीवी, पत्नी देख रही थी सीरियल, पति देख रहा था मूवी, फिल्म देख रहा था। तो उन्होंने क्या किया? अह, अह, रिमोट उठाया, चैनल को बदल दिया। तो पत्नी ने मारा अपने पति को कोहनी से। किससे मारा? कोहनी से। तो याद रखना मार्कोनी। क्या रखना है? मार्कोनी। तो रेडियो का खोज कौन किया है? मार्कोनी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है चंडीगढ़ के अच्छा, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों हम लोग चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसको कंप्यूटर का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता कहते हैं। J.L. बेयर, इन्होंने टेलीविज़न का खोज किया था। किसका किया था? टेलीविज़न का खोज किया था। थॉमस एडिसन, इन्होंने बल्ब का खोज किया था। चलिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता है। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता पूछेगा कौन है, तो नेक चंद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1 फरवरी दो, हाँ नहीं नहीं, ये ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई, वह किस देश का था? तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला, जो जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में जाते वक्त जिनकी मृत्यु हो गई थी, अब वह पूछ रहा है कि स्पेस शटल जिससे वो गई थी वह किस देश का था, तो वो था अमेरिका का था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और याद रखना है कि यह स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त के कारण कल्पना चावला की मौत हो गई थी। और कल्पना चावला का मौत दोस्तों कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को यह दुर्घटना घटा। कब घटा था? 1 फरवरी 2003। और कल्पना चावला के साथ साथ 7 और अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। कल्पना चावला के साथ और कितने व्यक्ति मारे गए थे? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कल्पना चावला के साथ और कितने अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, तो 7 मारे गए थे। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है एड्स रोग में अक्षर 1 का क्या तात्पर्य है? एड्स, AIDS, एड्स रोग जो होता है, इसमें कह रहा है कि ये का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसको हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं। ये क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऐसे सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एड्स के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं। इसके वायरस का नाम HIV है। क्या है? इसके वायरस के नाम क्या है? HIV है। यह एड्स जो है यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है और अनुवांशिक रोग है। आपको ये भी बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है
भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है। भारत में कौन स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करती है या उस पर निगरानी करती है, वो कौन करती है? तो वो करती है सेबी करती है। कौन करती है? सेबी एक संस्था है, यही करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर सेबी का स्थापना पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों, अब इससे आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट दिन। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, उन पर क्लिक कीजिए और सीधा चले जाइए PDF पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।